वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपके स्टार्टअप साइंस की जो बुक आती है उसके अंतर्गत आता है। साथ ही एनसीईआरटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंसर ओरली, आपके चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर ओरली दिए हुए हैं, मतलब कि आपको बोल बोल के उनके आंसर बताना, यानी नोटबुक पे जनरली लिखना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप एक बार उसको आंसर को देख लें और क्या आपको बोलना है एग्जैक्टली वो आपको पता चल पाए। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आपको बताना है कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैलिएबिलिटी से आप क्या समझते हो, डक्टिलिटी से आप क्या समझते हो, यानी आपको क्या समझ में आता है मैलिएबिलिटी का मीनिंग और डक्टिलिटी का मीनिंग क्या समझ में आपको आ रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच जिसके कारण दे कैन बी फ्लैटेंड, उनको फ्लैट किया जा सकता है, यानी कि सीट बिल्कुल फ्लैट समतल किया जा सकता है, उनको सीट्स में ढाला जा सकता है। फ्लैटेंड इनटू सीट्स, किसमें, सीट में, ठीक है। लेयर्स बनाई जा सकती हैं, सीट की फॉर्म में ढाला जा सकता है। बाय बीटिंग, उनको पीट कर, हथौड़ा मार के, फोर्स लगाकर आप कर सकते हैं। और रोलिंग, या उनको जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं तो उस रोलर में से निकाल के उनको सीट्स बनाई जा सकती हैं, कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि अगर किसी मेटल को, किसी मटेरियल को आप थिन शीट, ये देखो है ना, पतली पतली शीट्स दिखाई गई, चादर दिखाई गई है ना, तो अगर किसी मेटल को आप थिन शीट्स में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, तो उसको हम, उस प्रॉपर्टी को जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे बेटा, मैलिएबिलिटी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी, जनरली ये मेटल में ही होती है ना, जनरली क्या होती है, मेटल्स में, यहां इसलिए मेटल वर्ड यूज कर दिया गया है, ठीक है। ड्यू टू विच जिसके कारण, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसके कारण उनको तारों में वायर बनाए जा सके, तारों में ढाला जा सके, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तो देखो भाई, जैसे हम पता है कि कॉपर के तार बनाए जा सकते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनाए जा सकते हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होगा, ये डक्टाइल मेटेरियल हो गए, यानी इनके पास डक्टिलिटी नाम की प्रॉपर्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कि कौन सी मेटल बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं डियर स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है, जनरली जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की एंड हीट की। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा वो डेफिनेटली हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है, खास तौर पर मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो देखो वैसे तो भाई उसने बेस्ट पूछा है, तो फिलहाल हमारे जो चैप्टर के लिहाज से है वो सिल्वर हो जाएगी, यानी कॉपर भी अच्छा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम भी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, मेटल का। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Why is copper used for making electric wires? कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तारों को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने के लिए, तारों का, बिजली के तारों को बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो आंसर रहा ये, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई कॉपर क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा सुचालक होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज कॉपर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, कॉपर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देता है, पास होने देता है, तभी तो कह रहे हैं कंडक्टर है, चालक, यानी चलने देता है अपने अंदर से, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। सो कॉपर इज यूज्ड टू मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, यानी कॉपर क्या, एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, गुजर जाने देता है, चलने देता है, इसलिए वो क्या है, यानी अच्छी तरह करंट फ्लो करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। देखिए बेटा आज की डेट में वैसे एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम से बेटर कंडक्टर है कॉपर, ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है एल्यूमिनियम से। इसी तरह सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन वो क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो हर जगह चांदी तो नहीं लगा सकते ना आप, है ना, यानी कॉस्टली हो जाएगा ज्यादा, पैसा भी देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ओरली, दूसरा पार्ट है आंसर ओरली, ये भी आपकी बुक के बिटवीन में दिया हुआ, बीच में दिया हुआ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन,
नेम द मेटल दैट कैन बी कट विद ए नाइफ, एक ऐसी मेटल का नाम बताना है जिसको हम चाकू से काट सके, यानी कुल मिला के कहने का मतलब है जिसको आसानी से काटा जा सके, उस मेटल का नाम बताना है आपको। तो देखो बेटा, वैसे तो बहुत सारी मेटल जनरली काटी नहीं जा सकती, उनको आप नहीं काट सकते, ठीक है, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल्स होती हैं जिनको आप आसानी से चाकू से, जैसे पनीर को काट लेते हैं ना, टमाटर को काट देते हैं, वैसे आप काट सकते हो। तो उनमें दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, इसी तरह से ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन सेम मैनर्स में रिपीट होने वाले हैं, तो आप समझिएगा आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर, और यहाँ पे जो रिएक्शंस आने वाली हैं वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो देखिए दो यूजेस देते हैं किसके, ग्रेफाइट। सबसे पहले क्या है, कार्बन। तो देखो भाई, जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन की ही एक फॉर्म होती है, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप सभी लोग जानते हैं कहां करते हैं, पेंसिल के लिड्स बनाने में, ठीक है, यानी जिसको छील के और अंदर से क्या कहते हैं, ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की जो निकल के आती है टिप है ना, उसको क्या कहते हैं, पेंसिल लिड्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन, ग्रेफाइट, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। दूसरा, कार्बन की ही दूसरी फॉर्म है डायमंड। डायमंड भी क्या होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो डायमंड को क्या करते हैं, डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी बनाई जाते हैं, हीरो का हार बनाया जाता है ना, तो डायमंड रिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक, तो उस तरह से। चलिए दूसरा है आयरन। आयरन का इस्तेमाल कहां करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा तो हम जानते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं वो आयरन ही है। आयरन इज यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड्स यूटेंसिल्स, यानी घरों में यूज होने वाले जो बर्तन वगैरह होते हैं ये जनरली किसके बनाए जाते हैं, आयरन, या और भी छोटी मोटी चीजें बहुत बनाई जाती हैं, टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, ये सब चीजें है ना, टूल्स मशीन बनाई जाती हैं, ठीक, इस तरह से। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, किसके लिए यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और सिल्वर जो फॉइल होती है, चांदी का जो वर्क होता है, जो परत होती है, आपने देखा होगा कि जो स्वीट्स होती है, मिठाइयां होती हैं, उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट एक लेयर चिपकी होती है ना, तो आप देखिएगा जब किसी फेस्टिवल पर खाएंगे आप, या जनरली वैसे भी जाके मार्केट में जाके खा सकते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे उसके ऊपर सिल्वर की एक लेयर होती है, वो डेकोरेटिव, यानी उसको सजाने के लिए। अब आप कहेंगे सर सजाने के लिए कर रहे हैं तो हम तो खा जाते हैं उसको, तो वो तो हमारे पेट में चली जाएगी सिल्वर। सिल्वर एक मेटल होती है, वो हमको नुकसान नहीं देगी, जी नहीं, हमको वो नुकसान नहीं देगी, क्योंकि इतनी पतली लेयर होती है, बहुत लाइट, बहुत हल्का एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो हमको, और वैसे भी हमारी बॉडी में सभी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, गिव टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, दो दो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप बताइए। चलिए, तो हमने कोई दो प्रॉपर्टी ली है। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ये जो मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स हैं, ये किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करती हैं, तो देखो भाई क्या है, मेटल्स की बात करें, मेटल की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन से, तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, विच आर जनरली बेसिक इन नेचर, जो कि कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी देखो बेटा, दो चीज होती है, एक चीज होती है एसिड, दूसरी चीज होती है बेस, है ना। तो एसिड जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, कि जनरल बोलचाल की भाषा में कहें तो तेजाब बोल देते हैं, ठीक है, तो एसिड को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और एसिड का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं बेस, है ना। तो एसिड और बेस दो चीजें होती हैं। अब एसिड की एक खासियत और होती है बेटा, ठीक है, क्या, टर्न रेड लिटमस ब्लू, वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो ये एसिड के, लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पेपर होता है, लैब में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, अगर उसके ऊपर एसिड डाला जाए तो रेड लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये पहचान है उसको, कि हम कैसे उसको पहचानेंगे। तो देखो भाई, हमने एक मेटल ले ली Mg, यानी कि मैग्नीशियम, इनके सिंबल्स भी आपको ध्यान हुए, मैं नाम बोलता जा रहा हूं, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके उस मेटल का नाम, जो भी चीज आपको नाम याद नहीं है, जो भी चीज याद नहीं है, उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। O2, ये बेसिकली 2 बेटा है ना, नीचे है, इसके सफिक्स में है ना, तो ये क्या हो गया, Mg प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस हो गई, और MgO इसका मतलब हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, तो यानी एक मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कि कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में, यानी ये एसिडिक नहीं होते हैं, ठीक। चलिए अब बात करें नॉन मेटल्स की। भाई नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से, तो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी साधारण परिस्थितियों में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें इनको रिएक्ट करना पड़ जाए, यानी फोर्सफुली, जबरदस्ती आप कराना चाहें तो हो सकता है। तो देखो क्या होता है,
हाइड्रोजन गैस व्हेन इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हाइड्रोजन गैस को जब जलाया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो भाई बिना एयर के तो कोई जल ही नहीं सकती, और एयर में भी क्या, बिना ऑक्सीजन तो कोई चीज जल नहीं सकती। बर्न्स विद द पॉपअप साउंड, तो ये हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड यानी फटफट की आवाज, आपने देखा होगा अचानक से हम गैस खोलने लगे है ना, खोलने लगे, माचिस की तीली दिखा रहे हैं वो जल नहीं रही है, जल नहीं रही है, फिर अचानक से आग पकड़े तो फट है ना ऐसे आवाज आती है, तो यानी साउंड के साथ जो जलती है तो उसको कहते हैं बर्न्स विद द पॉपअप साउंड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखना चाहें, ठीक है, 2H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस, इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं, इससे दो एटम लिए हुए हैं, ऑक्सीजन गैस ली हुई है यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई यानी जलाया, बर्निंग कराई है, तो H2O यानी कि वाटर फॉर्म होता है। अब वाटर किस फॉर्म में होगा बेटा, वो स्टीम की फॉर्म में है ना, वाटर वेपराइज हो जाएगा, उस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर है। तो एक तो देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब देख रहे हैं किसकी, रिएक्शन विद वाटर, किसकी, मेटल की रिएक्शन वाटर से देखेंगे, नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर से देखेंगे। चलिए क्या हुआ, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल रिएक्ट करते हैं किससे, वाटर से, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाती है साथ में, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है, एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो यानी मेटल ऑक्साइड्स बना सकते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, और साथ ही साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। चलिए तो एक सिंपल सा देखते हैं, ये हमने एक लिया है सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, ठीक है, Na एक मेटल है जिसका नाम होता है सोडियम मेटल। ठीक है, तो Na को का सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है। 2H2O, H2O से शायद आप लोग सभी वाकिफ हो, जानकार हो कि H2O वाटर का सिंबल होता है। ठीक है, तो यानी इनकी जब रिएक्शन की है तो NaOH, दो एटम बने हैं किसके, NaOH के, इसका नाम आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल जब रिएक्शन करती है किससे, वाटर से। उसी के साथ साथ नॉन मेटल की बात करें जब, तो कह रहा है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करती है, बट व्हेन क्लोरीन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज हीटेड, यानी कि पानी में घुली हुई क्या है, क्लोरीन है, वाटर में घुली हुई है, अगर उसको हम गर्म करने लगे, when this solution is heated, यानी कि क्लोरीन का पानी में घुला हुआ एक सॉल्यूशन बना हुआ है, क्लोरीन डिसॉल्व हो चुकी है, घुल चुकी है पानी में, अब इस सॉल्यूशन को अगर गर्म करने लगे और प्लेस्ड इन सनलाइट, गर्म करें या भाई धूप में रखने ले जाके सनलाइट में, इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन, तब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन बनाता है। अब ये क्या रिएक्शन हुई, देखो भाई 2H2O यानी दो एटम है, H2O मतलब वाटर के, Cl2 ये है क्लोरीन गैस है ना, Cl किसका सिंबल होता है, क्लोरीन का। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं H2O, तो क्या बना रहा है बेटा, ये यहाँ पे बनाएगा, ये कट हो गया बेटा है ना, ये हम सही कर देते हैं इसको, यहाँ पे H2O नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका सिंबल होता है क्या, HCl। ठीक है, क्या होता है जिसका सिंबल, HCl होता है, और साथ में क्या आ जाएगी, O2 गैस आ जाएगी, क्या आएगी, O2 गैस, और ये कितना आ जाएंगे 2HCl, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे H2O नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा 2HCl प्लस O2। HCl को बोला जाता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑक्सीजन गैस तो यहाँ पे बन ही रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अब चलते हैं, ओरली क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्या है, ए आंसर इन डिटेल, आंसर डिटेल में देना है तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा नहीं कि एक लाइन लिख के आपने आंसर छोड़ दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा है ना, गलत हो जाएगा इन द सेंस मार्क्स जितने मिलने चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। सपोज करो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप एक लाइन में आंसर लिख के चलेगा जबकि उसने कहा कि आंसर इन डिटेल, ठीक है, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और डेफिनेटली मार्क्स कम होंगे, परसेंटेज है ना, डांट भी पड़ेगी घर पे। ठीक है, तो आप देखिए बेटा क्वेश्चंस क्या है एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है, किसको, मैलिएबिलिटी को, डक्टिलिटी को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और कोरोजन को। तो आई थिंक हम लोग मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल की, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसको फ्लैट कर सकते हैं, सीधी सीधी चीजों में ढाल सकते हैं, सीड्स में ढाल सकते हैं बाय बीटिंग और रोलिंग, बीट करके, पीट के या उसको रोल करके, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो देखो भाई ये सीट बनाई गई, छोटी छोटी पतली चादर बनाई गई या सीड्स बनाई गई, तो इसको कहते हैं मैलिएबिलिटी, यानी जिस प्रॉपर्टी के कारण आसानी से सीट में ढाला जा सके उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। इसी तरह से डक्टिलिटी, जिनको आसानी से वायर में ढाला जा सके, तारों में बनाया जा सके, उसको कहते हैं हम डक्टिलिटी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डक्टिलिटी किस में पाई जाती है भाई, कॉपर में पाई जाती है, एल्यूमिनियम में पाई जाती है ना, तो इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पोर्शन इसका देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये पहली बार आया, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं थोड़ा। ए मोर रिएक्टिव मेटल, एक ऐसी मेटल जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन करने के लिए आतुर है, बेचैन हो रही है बेचारी कि हाँ मुझे रिएक्शन करनी है, रिएक्ट करना है। ठीक है,
तो क्या कह रहे हैं कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। कहने का मतलब ये जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो डिस्प्लेस कर देती है दूसरी चीज को, जो लेस रिएक्टिव है उसको उसके प्लेस से हटा देती है, डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, उसके साल्ट सॉल्यूशन से। यानी कि कम रिएक्टिव अगर कोई मटेरियल है और वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना हुआ एक सॉल्यूशन है जो घुला हुआ है, उसमें अगर मोर रिएक्टिव मेटल मिला दोगे आप, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से हटा देगी और खुद जाके वहां पे बैठ जाएगी, यानी उसका प्लेस ले लेगी। ठीक है, दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, Fe को कहते हैं बेटा आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। CuSO4 को बोला जाता है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें आपने आयरन मिला दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आयरन नेल्स है ना, कील जो होती है लोहे की, ठीक है, तो आयरन में आप यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन आपने डाल दिया। अब हमें पता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर मेटल से। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहले बेचारा ये कॉपर इस सल्फेट के साथ SO4 के साथ कौन बैठा था? पहले कॉपर बैठा था, अब सल्फेट के साथ आके कौन बैठ गया? तो अब आयरन आके बैठ चुका है। तो यानी कि Fe ने, आयरन ने इस कॉपर को धक्का देके यहां से भगा दिया कि भाई तुम जाओ, भागो यहाँ पे, इस चेयर पे तो मैं बैठने वाला हूं। ठीक है, तो क्या हो गया? तो कहेंगे कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया। और क्या बना? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ये बन गया, प्लस कॉपर मेटल बेचारी अलग हो गई। तो इस तरह से तो कहते हैं कि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया। चलिए नेक्स्ट। अब भाई मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए स्पेशल ये रिएक्टिव सीरीज हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो देखो भाई, जो इस सीरीज में ऊपर रखा हुआ है, जो इस सीरीज में ऊपर रखा हुआ है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे रखा हुआ है वो सबसे कम रिएक्टिव है। कहने का मतलब अगर जैसे हम देखें यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे आयरन था, तो देखो भाई आयरन ऊपर रखा हुआ था तो आयरन ने धक्का देके अपने नीचे वाले को भगा दिया था। तो यानी ऊपर वाली रखी हुई कोई भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो क्या कर देती है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। ठीक है, ये सिम और हाँ रिएक्टिविटी सीरीज इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई के का नाम क्या होता है? पोटेशियम, यानी पोटेशियम का सिंबल होता है के। इसी तरह से सिंबल भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जितने जिंक का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोरोजन। अब बात करते हैं व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन को बेटा हिंदी में कहते हैं जंग लगना, है ना। क्या कहते हैं? जंग, है ना। तो आप लोकल बोलचाल की भाषा में उसको जंग लगते हैं ना, कि लोहे का पाइप था उसको जंग लग गया, गल गया वो, है ना। तो आइए देखते हैं व्हाट इज कोरोजन, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए मटेरियल यूजुअली मेटल, एक ऐसा मटेरियल ले लो, ठीक है, जनरली हमने आयरन ले लिया, ठीक है, एंड इट्स एनवायरमेंट, और उसके एनवायरमेंट के बीच, यानी लोहे के, आयरन के और उसके एनवायरमेंट के बीच। अब आप कहेंगे सर लोहे का क्या एनवायरमेंट होता है? भाई जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं हम उसको एनवायरमेंट कहते हैं। तो ये जो आयरन का पीस यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये चेयर, चमचमाती हुई चेयर दिखाई गई है, ठीक है, तो इस पे कोरोजन जंग नहीं लगा, तो व्हाइट कलर की दिखाई जा रही है। जबकि ये जो आयरन का पीस यहाँ पे दिखाया गया है इसको जंग लग चुका है, तो ऐसी हो चुका है, यानी इसको कहेंगे ये कोरोड हो चुका है, इसको कोरोजन लग चुका है, या इस पर रस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, एनवायरमेंट की बात करें तो भाई देखो जो रिएक्शन है एनवायरमेंट से हो रही है, मतलब एनवायरमेंट प्रेजेंट होती है एयर, एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है क्या? एयर होती है, और मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, नमी मतलब वाटर कंटेंट, है ना, यानी आप सिंपल वाटर भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एंड इट्स एनवायरमेंट, यानी उस मेटल के बीच और एनवायरमेंट के बीच जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोरोजन। इट प्रोड्यूसेस, यानी जब कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है, तो डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल, यानी वो मटेरियल डिटोरिएट होने लगता है, मतलब कि वो क्या होने लगता है? आप कहने लगे गलने लगता है, या वो क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, वीक होने लगता है, क्षरण होने लगता है उसका, एंड इट्स प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी भी डिग्रेड होने लगती है। कोरोजन ऑफ आयरन इज जनरली कॉल्ड, ऐसा कोरोजन जो आयरन पे लगता है, लगता तो और भी मेटल्स पे, मतलब सिल्वर पे भी लगता है और भी बहुत सारी चीजों पे लगता है, लेकिन जो कोरोजन आयरन पे लगता है उसको स्पेशली नाम दिया गया है रस्टिंग। क्या नाम दिया गया बेटा? रस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। ठीक, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, अब कोरोजन के दौरान ऐसा क्या हो रहा होता है तो उस रिएक्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि पिछले वाले पार्ट से ही आपके आंसर का काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम बता दें कि मेटल इज ईटन अवे, यानी कि जब ये प्रोसेस होता है कोरोजन का तो उसमें मेटल को खा लिया जाता है। खा लिया जाता है सर, वहां पर कोई भालू या शेर थोड़ी ना बैठा है जो खा लेगा उसको। खाने का मतलब है मेटल धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिग्रेड होने लगती है, डिटोरिएट होने लगती है, आप कहने लगे छुटके गिरने लगती है, ऐसे कह सकते हैं आप।
ठीक है। तो देखो भाई क्या हो रहा है Fe, तो Fe के आयरन के 4 एटम ले लिए और ऑक्सीजन 3O2 है ना, 3 एटम ले लिए ऑक्सीजन गैस के O2 के, तो यहाँ पे क्या बन गया है Fe2O3 बन गया है, ठीक है। इस तरह से साथ ही क्या बन गया है H2O, ठीक है। तो ये देखो भाई दो चीजें बन गई, तो यानी आपसे कहे कोरोजन में जो रिएक्शन होती है वो आप लिखे, तो आप यहाँ पे ये रिएक्शन को दिखा सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप ये पूरी डिटेल्स वहां पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाउ विल यू शो विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आप एक एक्सपेरिमेंट की मदद से कैसे ये दिखाएंगे कि दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कि कॉपर मोर रिएक्टिव होता है सिल्वर से। तो आपको ये दिखाना है एक एक्सपेरिमेंट करके कि कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। तो देखो भाई दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, कॉपर यहां पे रखा है, सिल्वर यहां पे रखा, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बस सर कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है किससे, Ag यानी सिल्वर से, इसलिए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन नहीं, आपको वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, प्रूफ देना है। भाई टेबल में रखा है इसलिए मान लें, क्या करके देखेंगे हम तो, है ना। तो चलिए टेक द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर इन ए बीकर, तो आपको करना क्या है, एक सॉल्यूशन ले लीजिए, यानी एक मिक्सचर आप कह लीजिए, ले लीजिए किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, देखो ये जो लिखा है कॉपर सल्फेट, इसको पानी में घोल के एक बीकर में, एक बर्तन में आप रख लीजिए, इन वाटर इन ए बीकर। अब आप कहेंगे सर कॉपर सल्फेट कहां से आएगा, तो भाई मार्केट में क्या मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, हमारे लैब में भी केमिकल्स होते हैं ना, स्कूल में जो प्रैक्टिकल करते हैं लैब में केमिकल्स होते हैं। तो आप क्या क्या करना है, कॉपर सल्फेट को घोल लेना है पानी में। नाउ अब जब आपने घोल लिया तो उस बर्तन में उस सॉल्यूशन क्या है, वहां पे कॉपर सल्फेट है। नाउ पुट सम आयरन नेल्स इन द बीकर, अब उस है ना बीकर में, बर्तन में, वेसल में आपको आयरन नेल्स डाल देनी है। आयरन नेल्स मतलब बेटा आपको लोहे की कील डाल देनी है उसमें, ठीक। रिजल्ट अब आप क्या देखेंगे, क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो आप देखेंगे ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले पीले किसका था, ब्लू कलर का, है ना, नीले रंग का हुआ करता था, वो रंग अब गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो गया, इसका मतलब आयरन के बीच में और कॉपर सल्फेट के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। मींस दैट इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए मोर रिएक्टिव आयरन, यानी आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी उसने रिएक्शन कर ली है। तो रिएक्शन दिखानी हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, आयरन यानी कि Fe प्लस CuSO4 FeSO4, ठीक है, प्लस Cu, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन यहां पे हो जाएगी। चलो भाई आगे चलते हैं। गिव रीजंस वाई, यानी आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है या ये चीजें क्यों हुई हैं। क्या है, देखो पहला, गोल्ड इज फाउंड इन फ्री स्टेट बट आयरन इज नॉट, कह रहा है कि गोल्ड जो होता है फ्री फॉर्म में पाया जाता है। अब कहेंगे सर फ्री फॉर्म क्या होता है, क्या फ्री में मिलता है क्या गोल्ड, पैसों में नहीं मिलता है क्या, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है, इसके सीधी सी बात आप समझने की कोशिश करेंगे। जो गोल्ड होता है वो किसी दूसरे के साथ नहीं पाया जाता है, किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, अटैच हुआ, इस तरह से नहीं पाया जाता है, वो अकेला ही पाया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्री फॉर्म। लेकिन जब कोई चीज किसी दूसरे के साथ मिली हुई, मिक्स हुई, अटैच हुई, जुड़ी हुई, कनेक्ट हुई, अलग ही नहीं हो रही है, बिना केमिकल रिएक्शन कराए, तो उसको कहते हैं कंबाइंड फॉर्म। चलिए अब देखते हैं। तो देखो क्या है, गोल्ड इज हाईली अनरिएक्टिव, गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कह सकते हैं कि हाईली अनरिएक्टिव है, यानी किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। मेटल, सो इट डज नॉट रिएक्ट टू एनी अदर एलिमेंट, इसलिए क्या करता है, किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट ही नहीं करता है। अब भाई जब किसी रिएक्शन ही नहीं करेगा, किसी से जुड़ेगा ही नहीं, तो वो तो फ्री फॉर्म में अपना पाया जाएगा, अलग रहेगा, वो फ्री रहेगा। टू कंबाइन, ठीक है, टू अदर एलिमेंट टू कंबाइन, यानी इसलिए क्या रहता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता है, तो फॉर्म भी नहीं करता, कंबाइन नहीं होता किसी से। सो इट इज फाइंड इन द फ्री स्टेट, इसलिए किस में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। वाइल आयरन इज रिएक्टिव, जबकि आयरन क्या होता है बेटा, आयरन होता है रिएक्टिव। अब रिएक्ट करेगा, है ना, यार दोस्त बनाएगा तो मिलजुल के उनके साथ रहेगा, खाना भी खाएगा, खेलेगा कूदेगा भी, ठीक है। तो वही ये कर रहा है, आयरन इज रिएक्टिव, आयरन रिएक्टिव होता है। सो इट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट, यानी हमने जोड़ी बना ली, इसने ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ये कंबाइंड हो गया विद अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट से कंबाइंड हो चुका है, एंड फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, और इसलिए क्या होता है, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस व्हाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, कह रहा है कि सोडियम जो होता है, आपको बता दूं सोडियम का सिंबल Na हुआ करता था। क्या हुआ करता था बेटा, Na, है ना, ये स्मॉल a, ठीक। तो सोडियम का सिंबल Na हुआ करता, कह रहा है कि ये जो सोडियम मेटल होती है, ये कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेती है, वेयर एज आयरन डज नॉट, और आयरन नहीं करती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सोडियम रिएक्शन कर लेती है ठंडे पानी से, लेकिन आयरन नहीं करती है। क्यों, कारण बताइए, रीजन व्हाई। चलो भाई,
सोडियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, सोडियम रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर से बिगोरसली, यानी बहुत ज्यादा उतावलेपन में, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल है, बहुत ज्यादा है ना, खेलने कूदने का, शरारत करने का बहुत मन करता है, दूसरों से रिएक्शन करने का मन करता है। वाइल आयरन, आयरन क्या है बेटा, इज नॉट सो रिएक्टिव, आयरन उतना रिएक्टिव नहीं होता है, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। तो है ना, तो एक बार सीरीज को भी देख लेते हैं, कहां थी सीरीज हमारी, ये रहे। तो देखो भाई, ये रखा सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे है आयरन, सॉरी सोडियम, और कहां है, Fe यहां पे है, ठीक है। तो देखो भाई, सोडियम बहुत ज्यादा ऊपर रखा है उससे, है ना, सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो कहेंगे कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। चलिए, हाँ, तो देख लिया, इसको टेबल को एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं। इन द फ्यूचर मतलब 10th क्लास तक जाते जाते ये टेबल बहुत, ये लिस्ट जो बनाई गई है बहुत काम आने वाली है, ठीक है, तो बिल्कुल आप इग्नोर ना कीजिएगा इसको। चलिए, गिव रीजन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर कैन नॉट रिप्लेस आयरन, कह रहा है कि कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर से आंसर भाई हो जाएगा, कह रहा है कि भाई कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो देखो भाई, कॉपर कहां रखा है, ये रहा, ठीक है, और किसको रिप्लेस नहीं कर सकता, आयरन को। आयरन कहां रखा है, ये। तो भाई ये कॉपर जो है आयरन को कैसे हटा देगा, आयरन तो बेचारा नीचे, इसकी रिएक्टिविटी तो कम है, तो यही हम आंसर में लिखने वाले हैं। तो कह रहा है, देखिए कैसे आंसर को लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को। कॉपर कैन नॉट रिप्लेस आयरन, कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, बिकॉज क्योंकि ओनली ए मोर रिएक्टिव मेटल, एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वही रिप्लेस कर सकती है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल इन कंपैरिजन टू आयरन, और जबकि कॉपर क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कैसे कर सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर डी। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स व्हाइल सिल्वर इज नॉट, कह रहा है कि कॉपर इज यूज, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल वायर, है ना, बिजली के तार बनाने के लिए किसका, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइल सिल्वर इज नॉट, जबकि सिल्वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भाई सिल्वर का क्यों नहीं करते हैं, तो चलिए आंसर देखते हैं। सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, देन कॉपर, कॉपर से भी अच्छा होता है, और फिर भी नहीं कर रहे हैं हम, देखो, ठीक है। बट सिल्वर इज मोर कॉस्टली, लेकिन सिल्वर क्या होता है, ज्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, ज्यादा पैसा खर्च होता है, इन कंपैरिजन टू कॉपर, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है, कॉपर और सिल्वर दोनों के ही इलेक्ट्रिकल वायर बनाए जा सकते हैं, लेकिन कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी है, सिल्वर की ज्यादा अच्छी है, लेकिन सिल्वर के क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि सिल्वर ज्यादा महंगा होता है कॉपर से, हाँ, सिल्वर इज नॉट। तो अल्टीमेटली सारी चीजें तो भाई कंट्रोल कौन हो रहा है, मनी से कंट्रोल हो रही है ना, तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस व्हाई, इसका भी कारण बताना है आपको। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल, जो कुकिंग यूटेंसिल होने हैं, खाना बनाने वाले, खाना पकाने वाले, पानी गर्म करने वाले, उबालने वाले जो बर्तन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेड ऑफ मेटल्स, उनको मेटल्स का बनाया जाता है। वेयर एज देयर हैंडल्स आर वुडन, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये मेटल का है, और ये वाला जो पार्ट है ये लकड़ी का है, वुड का है। ऐसा क्यों, चलिए आंसर तो आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, कुकिंग यूटेंसिल मेटल्स के बनाए जाते हैं, बट हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड, हैंडल्स वुड के बनाए जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वुड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वुड क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि इसमें हीट फ्लो नहीं करती, यानी ये पेन जो रहेगा ये गर्म रहेगा, तो इसकी हीट फ्लो करते करते मेटल में पहुंचेगी, मेटल में पहुंचेगी, मेटल में पहुंचेगी, और यहां से तो हम हाथ से पकड़े रहते हैं लकड़ी को, ठीक है। तो भाई अगर लकड़ी गर्म होने लगी तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे उसको, ठीक है, तो इसलिए लकड़ी का हैंडल यहाँ पे लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट, गिव रीजन व्हाई, इसका नेक्स्ट पार्ट है, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं, यानी खुले में ओपन में ऐसे नहीं रख सकते कि भाई हमारे टेबल पे सोडियम पड़ा हुआ है ऐसे, है ना, पॉकेट में सोडियम रख लिया, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्यों, ठीक है, उसको केरोसिन ऑयल में रखना होता है। क्यों भाई, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, इट रिएक्ट्स बिगोरसली विद ऑक्सीजन, ये बिगोरसली बहुत तीव्रता के साथ रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इफ कम इन कॉन्टेक्ट, अगर ये सोडियम जो है बेटा एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, तो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करता है तो भाई कुछ ना कुछ बनाएगा, नई चीज बनाएगा। टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट को हटाने के लिए, बचाने के लिए, ऑफ सोडियम विद एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए इट इज कैप्ड इन द केरोसिन, यानी उसको केरोसिन में डुबो के रख दो। अब केरोसिन में डुबो के रख दिया तो सोडियम कभी एयर के या एटमॉस्फेयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा नहीं, कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो सही सलामत वो बना रहेगा। नेक्स्ट, गिव रीजन बाय, इसमें क्या है भाई,
व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर। जो व्हाइट फास्फोरस होता है उसको क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं किसमें, वाटर में। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए व्हाइट फास्फोरस जो होता है, अब आप फास्फोरस का सिंबल ढूंढने लगेंगे है ना, तो फास्फोरस का सिंबल आप ढूंढ के बताइएगा भाई क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। व्हाइट फास्फोरस वंस इन एयर, व्हाइट फास्फोरस को जब जलाया जाता है एयर में, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है, भाई बिना ऑक्सीजन तो कोई चीज जलेगी नहीं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक सामान्य तापमान पर, यानी हमारे रूम का भी जो टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर पर इसको जब जलाया जाता है, फॉर्म्स इट ऑक्साइड, तो वो क्या कर लेता है, ऑक्साइड्स बना लेता है उस पर्टिकुलर मेटल के, यानी कि फास्फोरस की बात, सॉरी फास्फोरस मेटल की बात करें तो वो क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। सो इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। कहने का मतलब है अगर फास्फोरस को खुले में छोड़ दिया गया और एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल है, खुले में छोड़ दिया तो ऑक्सीजन तो है ही एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ ये जो रूम टेम्परेचर इतनी भी हीट अगर इसको मिल गई तो वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, और बर्न हो जाएगा तो क्या बना लेगा, ऑक्साइड, मतलब फिर वो फास्फोरस नहीं रह जाएगा, फास्फोरस ऑक्साइड्स वगैरह बन जाएंगे वहां पे। तो उससे बचाने के लिए इसको पानी में डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट, आंसर ब्रीफली। अब कुछ क्वेश्चंस आ गए, आंसर ब्रीफली, ठीक है, ब्रीफली आंसर देना, यानी बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर नहीं देना, थोड़ा छोटा कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। चलिए, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद रेस्पेक्ट टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है, किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज का, किस रेस्पेक्ट में, किस एक्सपेक्ट में कहिए, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो भाई, अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल की गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, ठीक है। तो थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट, हीट से रिलेटेड है ना। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, या आप इंसुलेटर भी कह सकते हैं इनको। सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इनमें हीट फ्लो कर जाती है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, मेटल्स में हीट भी फ्लो नहीं करती है, और मेटल्स में क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं कर सकती है ना, जनरली नहीं करती है। तो ये कुछ रीजंस हुए। चलिए आगे देखते हैं, और आपको पहले भी मैंने पॉइंट बताया था, फिर से याद दिला रहा हूं, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, वो अच्छे कंडक्टर ऑल्सो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, उसी के बिहाफ पे आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो सुटेबल हैं, उनका ही बनाना चाहिए हमको ज्वेलरी, ऐसा क्यों भाई, गोल्ड और सिल्वर के क्यों बना सकते हैं और किसी चीज के क्यों नहीं बनाते, यही मेटल क्यों सुटेबल है, ठीक है, फिट होते हैं इस कंडीशन में। तो देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आर मेलिएबल। गोल्ड और सिल्वर कैसे होते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल आप समझ सकते हैं, जिनकी आसानी से सीट चादरों की फॉर्म में ढाला जा सकता है, उनको कहते हैं है ना मेलिएबल। ध्यान आ गया आपको। चलिए, मेटल्स दैट इज दे कैन बी इजिली फॉर्म्ड, यानी उनको आसानी से फॉर्म किया जा सकता है इनटू थिन सीड्स एंड अदर ज्वेलरी आइटम्स, और अदर ज्वेलरी, यानी कि उनको मोड़ना है, तोड़ना है, सीट बनानी है, कुछ करना है, तो उनको आसानी से हम ऐसा कर सकते हैं। द अदर रीजन, ये तो मेन रीजन हुआ, इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकता है, इज दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर शाइनी, इनमें चमक होती है, लश्रस है ना, चमक धमक वाले होते हैं है ना, एंड लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, नेम द मेटल्स एंड नॉन मेटल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको ऐसी नॉन मेटल और मेटल के नाम बताने हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। तो देखो भाई, जनरली क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन आपने ले लिया, स्टील ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, ये जनरली सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं जनरल कंडीशन में, है ना, रूम टेम्परेचर पर, यानी वातावरण का जो टेम्परेचर होता है उसमें। कौन कौन है, अगर मेटल की बात करें तो ये मेटल हो जाती है मरकरी। मरकरी बेटा, इसको पारा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको पारा बोला जाता है, जो कि थर्मोमीटर में भरी जाती है, ये वही मरकरी है ना। चलो, और नॉन मेटल की बात करें तो ये हो जाती है ब्रोमीन। क्या हो जाती है बेटा, ब्रोमीन। तो मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहती है वो मरकरी है, और जो नॉन मेटल है वो है ब्रोमीन, यानी सामान्य ताप और दाब पर। चलिए नेक्स्ट, सी आंसर इन वन वर्ड ए फ्यू वर्ड्स, ठीक है, आंसर इन वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड, यानी कुछ ही शब्दों में, एक शब्दों में या दो चार शब्दों में आपको आंसर देना है। चलिए, क्या है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आ गए, जो कि स्टूडेंट को बहुत प्यारे होते हैं ना, बस टिक करना होता है, जल्दी से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और आप लोग चीटिंग करने की भी कोशिश करते हैं कभी कभी तो, और पकड़े जाते हैं उस चक्कर में। चलिए, क्या होता है, पहला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है,
कोल एंड सल्फर आर ब्रिटल इन नेचर। कोल और सल्फर, कोल मतलब कोयला हो गया, सल्फर मतलब सल्फर एक मेटेरियल होता है, एलिमेंट होता है। दे आर ब्रिटल इन नेचर, ये कैसे होते हैं, नेचर इनकी कैसी होती है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बेटा, डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी उनको प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे ग्लास, बस की टक्कर हुई, आपने देखा होगा शीशा टूटा रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, तो उसको कहते हैं उस पर फोर्स लगाया तो वो खिंचा नहीं है ना, एलोंगेट नहीं हुआ, या दबा नहीं, वो क्या हो गया, बिखर गया, नहीं झुकेगा नहीं, है ना, मैं झुकेगा नहीं, मैं टूट जाएगा पूरा, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो ये क्या सही बात है, आर ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, ज्यादातर मेटल वाटर से रिएक्ट कर लेती हैं, सम विगोरसली एंड सम स्लोली, कुछ बहुत ज्यादा तेजी से, कुछ धीरे धीरे कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन रिएक्टिव टू वाटर, जो नॉन मेटल्स होती हैं जनरली नॉन रिएक्टिव होती हैं वाटर के लिए, यानी नॉन मेटल्स वाटर से उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है भाई, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, तो भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है। नॉन मेटल जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज का जब कंपैरिजन किया था तो वहां पे भी हमने इसको देखा था। चलिए नेक्स्ट। सिल्वर कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जो सिल्वर होती है वो डिस्प्लेस कर देती है किसको, जिंक को, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है, क्या सिल्वर जिंक को डिस्प्लेस कर सकती है? तो देखो भाई मैं आपको बता दूं क्या डिस्प्लेस कर सकती है। तो इसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज पे जाइए, जल्दी से देखिए, ठीक है, हाँ ये रही। तो देखो भाई सिल्वर ये रही और जिंक कहाँ रही, ये रही। तो कहने का मतलब है जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है, तो यानी सिल्वर कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकती जिंक को। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। हाँ ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ, सिल्वर कैन डिस्प्लेस जिंक, तो नहीं कर सकती, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सल्फर इज यूज्ड इन एन इज एज एन एंटीसेप्टिक इन स्किन ऑइंटमेंट, ठीक है। सल्फर जो यूज की जाती है एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं स्किन ऑइंटमेंट में, यानी स्किन के ट्रीटमेंट में। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। C2 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, कुछ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। चलिए ये भी स्टूडेंट को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ तो है ना सही गलत भर ही देंगे, है ना, थोड़ा बहुत दो असर आधे एक में से आधा नंबर तो शायद मिल ही सकता है, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी रहती है। चलिए देखते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, बट नॉन मेटल्स लाइक, ठीक है, कौन कौन सी नॉन मेटल्स होती है, एंड दिस दो नॉन मेटल आल्सो सो लस्ट्रस, यानी कि जनरली जो मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं, बट कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो लस्ट्रस होती है। तो उन नॉन मेटल्स के आपको नाम बताने हैं। तो ये रहे बेटा, आयोडीन होती है और ग्रेफाइट, ये कैसी होती है, लस्ट्रस होती है, शाइनी टाइप की होती है ना, चमक दमक वाली होती है। चलिए नेक्स्ट। दो मेटल आर सॉलिड, जनरली मेटल सॉलिड होती है, यद्यपि मेटल सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर, बट इज लिक्विड, यानी कौन सी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है? तो कौन सी है बेटा, वो हो जाती है बेटा हमारी मरकरी। कौन सी हो जाती है, मरकरी इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन। कॉपर इज रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर रिएक्टिव होती है किससे, आयरन से। लेस होती है या मोर होती है, भाई कम रिएक्टिव होती है कि ज्यादा? तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, तो कॉपर क्या होती है बेटा, लेस रिएक्टिव होती है, कॉपर क्या होती है, लेस रिएक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस, मेटल्स यूजुअली जनरली सामान्यतः डिस्प्लेस कर देती हैं, हटा देती हैं फ्रॉम एसिड्स। देखो भाई मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस कर देती हैं किसको, फ्रॉम एसिड, किसी चीज को डिस्प्लेस कर देती है कहां से, एसिड से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड इन टेबल सॉल्ट टू प्रिवेंट गॉइटर, ठीक है। देखो टेबल सॉल्ट का मतलब है जनरली आप ये समझिए हमारी टेबल पे घरों में जो अवेलेबल रहता है, या आप ऐसे समझिए घरों में जो सॉल्ट हम यूज करते हैं तो उसका नाम होता है बेटा सोडियम क्लोराइड। जो घरों में सॉल्ट यूज होता है उसका नाम भी आप लिख लीजिएगा, आने वाली क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, Na से सोडियम को रिप्रेजेंट कर दें, क्लोरीन को Cl से, तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। ठीक है, तो भाई गोइटर जो घेंगा रोग होता है, जो गले में हो जाता है, गला फूल जाता है, मोटा हो जाता है ना, बहुत सारे टीवी वगैरह में देखा होगा आपने। तो गोइटर्स को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के, रोकथाम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉल्ट में किस चीज को मिलाते हैं? तो किसको मिलाते हैं बेटा, आयोडीन। आपने सुना होगा आयोडाइज्ड नमक, ठीक है। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट। मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मिलाना है आपको, मैचिंग करनी है। आइए देखते हैं।
तो ये रहा भाई कॉलम ए कॉलम बी। अब देखो भाई इतनी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, इधर दी हैं 7, ठीक है, और इधर क्या दी हुई है, इधर भी 7 दी हुई है। चलिए मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, गोल्ड है, जिंक है, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी। तो देखो भाई इनको मिलाने का एक सबसे सही तरीका है जो आपको अच्छे से आता हो, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उस चीज को पहले मिला लें, ठीक है, उसको क्या करा रहे हैं, मिला लें। तो अभी अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था कि मरकरी जो होती है उसको थर्मोमीटर्स में हम यूज करते हैं, याद आया, थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था, ठीक है। और जो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है सोडियम कहीं पे है क्या, इसमें सोडियम नहीं है, पोटेशियम है। तो सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी मेटल होती हैं जिनको आप चाकू से भी काट सकते हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं ये, ठीक। और चलते हैं बात गोल्ड। गोल्ड बेटा अभी बताया था आपको फ्री स्टेट में रहता है और ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्री स्टेट है क्या, देखो फ्री स्टेट यहाँ पे है क्या, ज्वेलरी वाला है, फायरबक्स है, थर्मोमीटर, ज्वेलरी वाला नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड के लिए कर देंगे हम, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, और ये फ्रॉम अकर्स इन कंबाइंड फॉर्म। तो ये बेटा फॉर्म यहाँ वाले का आ गया, ठीक है, तो आप इसको यहां समझे, ठीक, ये हो गया। अब देखो भाई और क्या, रैप फूड। आपने देखा होगा घरों में, है ना, पापा जी अंकल जी जब खाना लेके जाते हैं कोई, तो वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल में लेके जाते हैं, एल्यूमिनियम की एक परत में, है ना, शादी ब्याह बारात में आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम रेट हो गया किससे, रैप टू फूड, है ना, रैप फूड को रैप करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब क्या क्या बचा भाई, मैग्नीशियम बचा, जिंक बचा, आयरन बचा। क्या बचा, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। अब देखो भाई मैग्नीशियम, जिंक, और मैग्नीशियम क्या होता है मैं बता दूं आपको, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो बहुत अच्छी लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, फ्लेम यानी चमक दमक, यानी बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी फुलझड़ी को जैसे जलाते हैं लाइट जल जाती है वैसे। तो भाई मैग्नीशियम वाला कहां पे है, यूज्ड इन फायरवर्क्स, ठीक है। मैग्नीशियम कहां यूज होता है, ये फायरवर्क्स में यूज होता है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, वन इज जिंक एंड अनदर इज आयरन। कौन कौन सा है, जिंक है और आयरन। यहां पे देख लेते हैं कौन सा बचा है, occurs in combined form used in galvanized iron, ठीक है। अब देखो used to galvanized iron, आयरन को गैल्वनाइज करने में, अब सोचो कि भाई आयरन को ही आयरन को गैल्वनाइज करने में यूज करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा यूज्ड इन गैल्वनाइज, यानी जिंक आयरन को गैल्वनाइज करने में इस्तेमाल होती है, और आयरन होती है हमारी कहां, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। तो इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप सिंपल कह सकते हैं ये इतने सारे मेटेरियल्स के एलिमेंट्स के यूजेस, ये भी तैयार हो गया है क्वेश्चन साथ ही साथ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये भी स्टूडेंट्स को बहुत प्यारे होते हैं ना, 1 2 करके कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ। तो चलिए ठीक है, आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैलिएबल एंड डक्टाइल। आपको ये बताना है इनमें से कौन मैलिएबल नहीं है एंड डक्टाइल, ठीक है, यानी मैलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, देखो सिल्वर है, कॉपर है, सोडियम है, आयरन है। मैलिएबल जिसको सीट में ढाला जा सके, डक्टाइल जिसके तार बनाए जा सके। अब आप खुद देखो, ठीक है भाई, कॉपर के तो तार बनाए जा सकते हैं बहुत अच्छे, और आयरन के भी तार बनाए जाते हैं, ठीक है। सिल्वर के भी क्या सीट में ढाला जा सकता है, तो ये तो हो नहीं सकते। क्या हो जाएगा, सोडियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखो भाई, सल्फर नहीं भाई, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, डायमंड। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जो आपकी पेंसिल में टिप है ना यूज करते हैं, जो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, जनरली ग्रे कलर की आपको दिखाई देती है, वो ग्रेफाइट। यानी उसको छील के और दूसरी साइड से भी छील लो, और आपने अगर स्विच बोर्ड के प्लग में लगा दिया और लाइट उसमें आती हुई, तो आपको करंट लगेगा, झटका लगेगा, तो यानी वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर जाती है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको भूल के भी नहीं करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is used in the preparation of bulletproof alloy steel? इनमें से किसको bulletproof alloy steel बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, किस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है जिरकोनियम, ऑप्शन बी में है आयरन, सिल्वर, जिंक। तो देखो भाई जेड से इसका आंसर है, दैट इज जिरकोनियम को यूज किया जाता है बुलेटप्रूफ अलॉय स्टील बनाने में। जिरकोनियम मेटल का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, वहां पे छिप गया, चलिए इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, कौन है, तो हमने पहले भी आपको बताया था। तो ये आंसर कहां भाई, देखो मरकरी था और ब्रोमीन था, तो मरकरी तो यहाँ पे है नहीं, क्या ऑप्शन में है, ब्रोमीन यहाँ पे ऑप्शन में, तो ब्रोमीन इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरोजन रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कोरोजन जंग नहीं लगने देता है, कौन सा, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो देखो भाई, सिल्वर को कम जंग लगता है लेकिन लगता है, आयरन को तो बहुत ज्यादा लगता है, कॉपर को भी लगता है लेकिन कम लगता है, एल्यूमिनियम को बिल्कुल भी नहीं लगता है, कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं इन बाकी के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम को बहुत कम जंग लगता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। देखो बेटा, इसमें क्या है कि आपको ये समझना होगा, बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन यही आपकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट प्रूफ, यानी कि कौन सा चीज मिक्स की जाती है आयरन में ताकि उसको रस्ट प्रूफ बनाया जा सके, ताकि उसको जंग ना लगे। कार्बन मिलाया जाता है, बिल्कुल कार्बन मिलाया जाता है लेकिन उससे रस्ट प्रूफिंग नहीं होती है। निकेल मिलाया जाता है, बिल्कुल मिलाया जाता है लेकिन उससे रस्ट प्रूफिंग नहीं होती है। क्रोमियम मिलाया जाता है, उससे रस्ट प्रूफिंग होती है, ठीक है। देखो मिलाए तो सब जाते हैं लेकिन क्रोमियम से ही रस्ट प्रूफिंग होती है, जंग रोधक होता है वो, है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ए सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जिंक को डिस्प्लेस कर देगा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से, ठीक। कहने का मतलब है इनमें से कौन सी मेटल है या कौन सा एलिमेंट है जो कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को हटा देगा, डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, उसके लिए हमें चाहिए फिर से वही रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज जब देखेंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप देखिएगा उसमें आएगा कैल्शियम जिंक से ऊपर रखा हुआ है, बाकी सारी चीजें जिंक से नीचे रखी हुई है, ठीक है। तो कैल्शियम इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका एमसीक्यू का, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और बर्निंग टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर, मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से ऑन बर्निंग टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड विच आर, ठीक है। ये तो हमने देखा था जब केमिकल क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल की और नॉन मेटल की, ये लाइन एग्जैक्ट वहीं से ली गई है। देखिए क्या है, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो बेसिक होते हैं नेचर में, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, कैसी नेचर होती है उनकी, वो बेसिक्स होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, और हमारे चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते लेते हैं आज के लिए विदा, फिर मिलेंगे, नमस्कार।